Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? Today we are conducting session number 4 of Functional English. The topic of session 4 is articles. We will also cover the topic is that will be prepositions. I know you all know that what is article and what are the uses of articles, but for the review purpose, we are covering all the grammar topics so that you can improve your English and you can enhance your speaking or writing power. There are three types of articles: a and the. A and the. What is an article? It is a word or prefix that is used with a noun to indicate the type of reference being made by the noun. Wait for just a minute. Sorry. Okay. How do we use articles? Use with countable nouns such as chair, dog, cat, pencil, bottle, etc. जो भी countable nouns हैं जिनको आप count कर सकते हैं. You can count one chair, two chair, three chair. तो उनके साथ हमें जो है articles use करते हैं. Two types of articles हैं definite and indefinite articles. Definite article होता है the. Use for very specific nouns, not just any pencil, but the yellow pencil. यानी कि जो चीज़ स्पेसिफिक है, दुनिया में एक है या ख़ास आपके पास है, उससे पहले आप दा लगाएं. जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं उस पेंसिल की बात कर रहा हूँ जिसका कलर येलो है, या मैं उस पेंसिल की बात कर रहा हूँ जो मेरी है, तो आपको द येलो पेंसिल या गिव मी योर पेंसिल, एक सिंपल पेंसिल हो गई, लेकिन गिव मी योर पेंसिल विच हैज़ द येलो कलर, तो आपने उसको मेंशन कर दिया कि वो स्पेसिफिक पेंसिल चाहिए मुझे, वरना पेंसिल तो एक जनरल चीज़ है. तो मोस्टली हम द किसके पहले लगाते हैं? जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनसे पहले लगाते हैं. जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ से पहले लगाते हैं, या सन एंड मून है, प्लैनेट्स के नाम हैं, उनसे पहले लगाते हैं द सन द मून, कि वो दुनिया में वाहिद है और यूनिक भी. इसी तरह से येलो पेंसिल दुनिया में वाहिद नहीं है, लेकिन मैं उस येलो पेंसिल की बात कर रही हूँ जो कि मेरे पास है या फिर मेरी फ्रेंड के पास है और मैं उससे बोरो करना चाहती हूँ. द ब्लू डॉग, द ब्लैक कैट. अब कैट, डॉग ये सब काउंटेबल है, इनसे पहले जो है कोई ना कोई आर्टिकल लगेगा. लेकिन अगर मैं एक जनरल कैट की बात कर रही हूँ कि आई सॉ अ कैट, तो मैं आ लगाऊँ. आई सॉ अ डॉग, आ लगाया मैंने, क्योंकि जनरल डॉग की बात हो रही है. उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बता रही कि कैसा डॉग था, उसका ताल्लुक इस नस्ल से था, उसके बाल ऐसे थे, उसका कलर ऐसे था. ये सब चीज़ें अगर मैंने मेंशन कर दी तो दा लग जाएगा. जैसे कि यहाँ लगा हुआ है द ब्लू डॉग. I was talking about the blue dog. Yeah, I saw the blue dog. Okay, the black cat. I saw the cat in my friend's home. I saw a cat in my friend home. यानी कि एक जनरल सी कैट देखी थी तो मैंने आ लगा दिया. अच्छा जी, द चेयर विच इज़ नेक्स्ट टू द काउच. वो चेयर, यानी चेयर्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं किस चेयर की बात कर रही हूँ जो कि नेक्स्ट टू द काउच रखी हुई है. कैन बी यूज विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट. अच्छा, सिंगल ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं. द पर्पल स्काउट. द प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं द डॉग्स. ये इसके अंदर जैसे आ के साथ होता है कि आ जो है वो सिंगल वर्ड के साथ लगेगा, सिंगल नाउन के साथ लगेगा, लेकिन द जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ भी लग सकता है और एक चीज़ के साथ भी लग सकता है. डिपेंड ये करता है कि वो स्पेसिफिक चीज़ है, वो सिर्फ किसी ग्रुप से बिलोंग करती हो या दुनिया में एक ही हो, तो उसके साथ द लगेगा. Indefinite articles a and n. A is used before nouns that begin with a consonant. सबसे सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जो कि वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा उससे पहले ए लगेगा, जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एन लगेगा. लेकिन जो वर्ड ऐसे हैं जो कि वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहे लेकिन वॉवल की आवाज़ देंगे तो उनसे पहले भी एन लगेगा. आगे आपको उसकी एग्जाम्पल मिल जाएगी, लिखा हो जाएगा, तो फिर मैं आपको सही से समझाऊंगी. यूज फॉर मोर जनरल नाउन्स, हैंड मी आ पेंसिल. एक सिंपल पेंसिल की बात हो रही है, हैंड में या पेंसिल, अपन कोई सी भी पेंसिल दे दो, कलर पेंसिल या ब्लैक कलर की पेंसिल, येलो कलर की पेंसिल, स्पेसिफिक नहीं कि कैसी पेंसिल चाहिए, तो इसलिए हमने आ पेंसिल लगाया. हम एनी पेंसिल भी लगा सकते थे, लगा नहीं सकते थे, मतलब मेंशन कर रहे हैं कि कोई सी भी पेंसिल दे, तो इसलिए आ लगाया. एन एलिफेंट.
एलिफेंट क्योंकि वॉवल ई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगाया। आर डॉग, एक सिंपल डॉग की बात हो रही है। आर चेयर, एन एप्पल। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें ये सोच रहे होंगे इतनी सिंपल सी चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक बातें ऐसी होती हैं अक्सर हम मिस कर देते हैं जब हम राइटिंग कर रहे हैं। अब आपको क्यों सिखाया जा रहा है, बीइंग अ इंजीनियर आपको रिपोर्ट राइटिंग भी करनी है, प्रोजेक्ट की राइटिंग भी करनी है, डॉक्यूमेंट्स भी बनाने हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तो इसलिए इन चीज़ों का रिवीजन दिया जाता है। एन एप्पल, एक वॉवल भी और वॉवल की आवाज़ भी दे रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड होता है जैसे कि आवर, एच ओ यू आर, घंटा जिसे कहते हैं, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो आवर शुरू तो एच से हो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ आ रही है ए से, तो इसलिए हम उससे पहले ए एन लगा रहे होते हैं, एन आर अगो या एन आर बिफोर। तो इसलिए जो है एच वॉवल नहीं है लेकिन वो वॉवल की आवाज़ दे रहा होता है, तो इसलिए उसके साथ भी एन लगता है। अम्ब्रेला, यू है, यू तो वॉवल है तो इसलिए हम लगाई देते हैं उसके साथ एन। Used only with singular objects. Think of replacing a और n with one. अच्छा, बोल रहे हैं कि आप ये भी सोचें कि a का मतलब भी तो एक होता है, n का n भी अक्सर एक ही चीज़ के साथ लगता है, तो हम इसको क्या वन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। Also used when first mentioning something. A butterfly landed on my dog's nose. एक butterfly जो है वो मेरी डॉग की नोज पे आके बैठ गई है। अब बटरफ्लाई सिंपल तो आ लगा, हमने एक पूरा सेंटेंस अगर आप गौर से देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी एक जनरल बटरफ्लाई का जिक्र हो रहा था इसलिए इन्होंने आ लगा, लेकिन बाद में इससे स्पेसिफिकली उस बटरफ्लाई का जिक्र हो रहा है जो कि उसकी डॉग की नोज पे बैठी थी, तो इसलिए हमने बटरफ्लाई से पहले अब यहाँ पे डाल दिया है, द बटरफ्लाई वॉज पिक। ठीक है, तो यहाँ से ये बात इस तरह से मेंशन हो रही है कि बटरफ्लाई इधर भी एक ही है इधर भी एक ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि जब हम जनरल बात कर रहे हैं और कब हम जो है स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। यहाँ हम जनरल बात कर रहे थे, कोई भी बटरफ्लाई उड़ती हुई आई डॉग की नोज पे बैठ गई, लेकिन अब जो है स्पेसिफिकली उस बटरफ्लाई का कलर बताया जा रहा है जो डॉग की नोज पे बैठी है, तो इसलिए दाल। व्हेन वी डोंट यूज आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स क्यों कब यूज नहीं करते, नॉन काउंटेबल नाउन्स जब आ जाए, जैसे कि हैप्पीनेस है, हारमोनी है, हेल्दी है, ये सब क्या है, नॉन काउंटेबल नाउन्स है, ये सब फीलिंग्स है। आयरनी, जस्टिस, सैडनेस, तो इन फीलिंग्स से पहले हमें आर्टिकल्स यूज नहीं करना होता। जबकि देखें आई वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, हैप्पीनेस वॉवल से नहीं हो रहा है, इससे पहले आ लग सकता था, हारमोनी, इस तरह के सारे वर्ड्स हैं लेकिन इनसे पहले आर्टिकल्स यूज नहीं। The definite article can be used if indicating the instance in which it occurred. The sadness she felt at his passing. मतलब सैडनेस अगर अकेला यूज हो रहा है या जर्नल यूज हो रहा है तो हम उसके साथ वॉवल नहीं लगा रहे, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल कब लगा रहे हैं, जब ये भी बताया जा रहा है कि ये फीलिंग कब है। द सैडनेस शी फेल्ट एट हिज पासिंग, जब उसके गुजरने का वक्त आया तो उस वक्त उसके जाने का वक्त हुआ तो उस वक्त क्या है वो उदासी थी उसके चेहरे पर। We don't use indefinite articles with nouns. हम indefinite articles यूज नहीं करते नाउन उन नाउन के साथ जो कि क्वांटिटी को डिफाइन करें, such as liquids or large amount of small solids such as beans, sand, water, चाय, टी, यानी कि तो उन सब के साथ जो है हमें indefinite article यूज नहीं करना होता। उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, द कोल्ड वाटर, द ब्राउन डर्ट, इस तरीके से। नेम्स, प्रोनाउंस, प्रॉपर नाउंस। अच्छा, अब देखें यहाँ तो वाटर के साथ द लगा हुआ था और यहाँ नहीं लगा हुआ, क्या डिफरेंस बताया जा रहा है कि यहाँ एक स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है, द कोल्ड वाटर। आई वॉन्ट टू ड्रिंक द कोल्ड वाटर, मुझे ठंडा पानी पीना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ। ठीक है, आई लाइक वाटर, मुझे पानी पसंद है, तो एक सिंपल पानी की बात हो रही है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि मिनरल वाटर, हॉट वाटर या क्या नाम है इसको क्या कहते हैं, कोल्ड वाटर, तो इसलिए यहाँ पे हमने कोई भी वॉवल यूज़ नहीं किया। अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ हमें इनडेफिनेट आर्टिकल तो यूज़ करने ही नहीं है, यानी कि आ और एन तो यूज़ करना ही नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं बट डिपेंड करता है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको बयान किया गया हो। अब कुछ एग्जांपल्स दी गई है, आई एम द हैप्पी नहीं हो सकता, हैप्पी अनकाउंटेबल है और हैप्पी के साथ कोई उसका वो वक्त नहीं बताया गया कि वो फीलिंग्स कब फील की गई। जैसे सैडनेस की एग्जांपल दी गई थी, कहाँ है वो, शायद ये दे, तो इसमें बताया गया था कि सैडनेस कब फील हुई, तो इसलिए यहाँ पे हमने सैडनेस के साथ दा लगा दिया था, लेकिन यहाँ जस्ट लिखा है आई एम हैप्पी, तो इसलिए आई एम हैप्पी रहेगा, दा नहीं लगेगा। गिव मी अ वाटर, वाटर एक या दो तो नहीं होते हैं तो इसलिए आने ही लगेगा, लेकिन गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर लग सकता है क्योंकि ग्लास काउंटेबल है। द वाटर इज कोल्ड,
तो वाटर की अब जो है ना समझ लें इसका एडजेक्टिव बताया जा रहा है, इसकी खासियत बताई जा रही है ठंडा है या गर्म है, तो इसलिए अब वाटर के साथ दा लगा। आई एम हैप्पी टू सी द सोसी, मैं इसको देख के खुश हूँ। और इन्होंने क्या चेंजिंग करी है इसमें, दा नहीं लगा ना, सिर्फ ऐसे ही लगा। सम एक्सपेक्टेशंस को अच्छा आर्टिकल्स ना बहुत ज़्यादा डिटेल में दिए हैं, तो मैं आपको हर स्लाइड पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप जो है इसको बाद में रीड आउट करेंगे तो इसको देख लीजिएगा। लोकेशन से पहले इन्होंने बोला सम नॉन काउंटेबल नाउन्स कैन टेक द इंडेफिनिट आर्टिकल्स, कुछ नॉन काउंटेबल इस तरह जैसे अंडरस्टैंडिंग समझना, ये कोई काउंटेबल नाउन तो नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि उनके साथ हमें इंडेफिनिट आर्टिकल लगाने होते हैं, तो ये एक्सेप्शंस हैं कुछ जो है मेंशन कर दिया, ये देख लेगा। अंडरस्टैंडिंग यू से शुरू हो रहा है, वॉवेल है इसलिए इससे पहले हमने एन लगा दिया है। और अगर कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जो कि काउंटेबल नाउन्स होते हैं, यूज द जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब ये सिर्फ अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि इसके आसपास के जो भी छोटे मोटे इलाके हैं, कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, उन सबको मिला के हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, यूएसए कहते हैं, तो ये एक से ज़्यादा काउंटेबल है, तो इसलिए इन स्टेट से पहले हमने दा का वर्ड यूज़ किया। द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन क्लियर्ड है, इससे पहले द राइटिंग सेंटर, इनकी जो की ये स्लाइड्स हैं उनका नाम है, तो उससे पहले हमने दा लगा दिया। हाउ टू डिसाइड इन योर ओन माइंड, अब यहाँ जो है चार, ये तो दूसरों का था ना कि आपको समझ लो फिर ब्लैंक दे दिया, आपने सोच लिया ए लगना है, एन लगना है या दा लगना है, लेकिन अगर आपकी अपनी राइटिंग है, आप कुछ लिख रहे हैं, तो आप कैसे ये जो है अंडरस्टैंड करेंगे कि मुझे यहाँ पे कौन सा वॉवल यूज़ करना है, तो यहाँ चार स्टेप्स में बताए गए हैं। आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब अ कैट, मुझे इस कैट के बारे में लिखना है, कैट मुझे पता है कि काउंटेबल नाउन है, इसको 1 2 3 करके हम काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपने यही डिटेक्ट करना है कि वो काउंटेबल नाउन है या नहीं, जिससे पहले आप वॉवल लगाने का सोचें। स्टेप नंबर यूज टू डिसाइड इफ इट इज़ द फर्स्ट टाइम समथिंग हैज़ बीन मेंशन, क्या आप इस चीज़ को फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं या अपने पैराग्राफ में इसको रिपीट कर रहे हैं। जैसे बटरफ्लाई वाली एग्जांपल थी, पहली दफ़ा बटरफ्लाई को आपने एक्सप्लेन किया कि वो डॉग की नोज पे आके बैठी है, तो आपने आ लगाया। अब जब उसको रिपीट कर रहे थे तो वो बन गई एक डेफिनेट आर्टिकल, तो आपने उससे पहले क्या लगाया, फिर द लगाया। तो इन्होंने यहाँ ये एग्जाम्पल दिया, अगर पहली दफ़ा यूज़ होती तो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करो, यानी या तो आ लगाओ या एन लगाओ। आप जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है या जनरल है, तो सोच लें। तो उन्होंने बोला यस आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कैट, मैं एक स्पेसिफिक कैट की बात कर रहा हूँ, तो एन के साथ लगाना। आई हैव अ ब्लैक कैट, पहली दफ़ा इसका जिक्र हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया, यानी कि आ लगा। फिर दोबारा उसी कैट के बारे में बात हो रही तो डेफिनेट आर्टिकल लगा, दा लग गया। इसी तरह से आई सॉ कैट चेज अ माउस टूडे, ये कुछ एग्जांपल्स दे दी गई हैं। ये प्लीज़ है, ये जो इसका पी जो है मुझसे रिमूव हो गया। प्लीज़ गिव मी द हैमर, प्लीज़ गिव मी द रेड हैमर, द ब्लू वन इज टू स्मॉल, इस तरह की सारी एग्जांपल्स हैं, इसको रीड आउट कर लेगा। ए और एन में कैसे डिफरेंस पता चलता है, तो यहाँ पे वो एग्जांपल है कि पहला वर्ड अगर वॉवल से चाहे शुरू, वॉवल से शुरू हो रहा है तब तो लाजमी हमें, वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल की आवाज़ दे रहा है तो हमें एन लगाना है। वॉवल से नहीं शुरू हो रहा लेकिन वॉवल की आवाज़ दे रहा है तब भी एन लगाना है, जैसे कि ऑनर, तो ऑनर से पहले भी हमें एन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इज अ कॉन्सोनेंट बट इट इज़ अनप्रोनाउंस्ड, इन स्पाइट ऑफ इट्स स्पेलिंग द वर्ड ऑनर बिगिंस विद अ वॉवल साउंड, तो ये जो है स्पेलिंग तो एस से शुरू हुई है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आवाज़ ए की आ रही है, तो सॉरी वॉवल की आ रही है, तो हम भी यूज़ एन, एन हमें इसके साथ यूज़ करना है। माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट वुमेन, गलत है ये सेंटेंस, जो रेड से सेंटेंस आपको लिखे हुए आएंगे वो रॉन्ग है और जो ब्लू से लिखे हुए नजर आएंगे वो राइट है। माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट वुमेन, एन सही है क्योंकि एच किसकी आवाज़ दे रहा था, वॉवल की आवाज़ दे रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर, सेनेटर, तो एन नहीं लगाया हमने, क्या लगाया इससे पहले आ लगाया, क्योंकि यू वॉवल तो है लेकिन वॉवल की आवाज़ नहीं दे रहा, पर हम अम्ब्रेला से पहले क्यों ए लगा देते, एन लगा देते, क्योंकि अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है लेकिन आवाज़ ए की दे रहा है, यानी वॉवल की आवाज़ दे रहा है, तो इसलिए इससे पहले हमें जो है वॉवल यूज़ करना पड़ता है। कुछ एक्रोनियम्स जो होते हैं जैसे एलसीडी है, यूके बेस्ड कंपनी है, एचआर डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी आपको ये सोचना है कि इसमें वॉवल की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। अगर वॉवल की आवाज़ आ रही है तो एन लगा देंगे, वॉवल की आवाज़ नहीं आ रही तो आ लगा देंगे। जैसे कि एलसीडी, एल बोलने में ए की आवाज़ पहले निकल रही है इसलिए एन लगा दिया, यूआरएल में यू की आवाज़ निकल रही है इसलिए आ लगा दिया। Indefinite articles with uncountable nouns,
इनडेफिनेट आर्टिकल्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे यूज़ करना है। मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसको हम 1 2 3 करके गिन नहीं सकते। मिल्क और वाटर वो 1 किलो 2 किलो करके तो गिन सकते हैं, लेकिन 1 मिल्क 2 मिल्क ऐसे नहीं गिन सकते। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है। इसके जगह आप सम वाटर, आप किसी को कहना चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो, प्लीज़ गिव मी अ वाटर नहीं बोलेंगे, या तो बोलेंगे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या बोलेंगे प्लीज़ गिव मी सम वाटर। और अगर आपको बॉटल या ग्लास चाहिए तो आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, आ लगा सकते हैं। इसी तरह से आइस, आइस तो भाई आइस का ब्लॉक्स भी आते हैं, स्लेट आते हैं ना, जो बाजार दुकान से आप खरीदते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक भी आ रहे हैं। तो उस तरह से आइस के साथ हम एन यूज़ नहीं करें, बल्कि आइस क्यूब बोलेंगे या सम आइस बोलेंगे। द के बहुत सारे यूजेस हैं, तो इसलिए मैंने हेडिंग वाइज इसके यूजेस यहाँ मेंशन कर लिए हैं, वो आपको देखने होंगे। जैसे द यूनिवर्सल ट्रूथ से पहले भी यूज़ होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था द सन एंड मून के साथ भी यूज़ होगा। जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं या रिपब्लिकन स्टेट्स हैं उनके साथ यूज़ होगा। कोई एडजेक्टिव बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर टॉलेस्ट बॉय, ओल्डेस्ट बिल्डिंग, इसके साथ द यूज़ होगा। किसी स्पेसिफिक बुक का नाम बता रहे हैं, द कुरान, द गीता, इस तरह की बुक्स का नाम बता रहे हैं, या द तौरेत। वो ऐसी बुक्स जो कि स्पेसिफिकली एक ही हैं। कुरान पाक आपको चाहे पाकिस्तान में देखें चाहे किसी और मुल्क में देखें, जो यहाँ लिखा हुआ है वो वहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो ये एक स्पेसिफिक बुक है, तो इसलिए इससे पहले हमने डाला है। माउंटेन्स के नाम से पहले जो है द कराकरम, द केटू लगता है द। रिवर्स के लेक्स के नाम से पहले द लगता है। इस तरह से बाकी सारे यूजेस यहाँ मेंशन है, या आप लोग रीड कर लेगा। न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम उसकी तरफ जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह दिखाऊंगी जो कि दिए थे। बस ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशंस। अच्छा देखें स्लाइड पे एडिट बाय इंस्ट्रूमेंट लिखा, इसका मतलब है कि स्लाइड किसी और की है, मैंने इसके लिए चीज़ें एडिट करी हैं अपनी तरफ से, यानी कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड कर ली हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा लेक्चर मेरा प्रिपेयर किया है। तो ये आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि ये मेंशन करना ज़रूरी होता है जब हम कोई रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अगर उसके अंदर पूरा मटेरियल हमारा अपना लिखा हुआ ज़रूरी है, तो यहाँ लिखेंगे रिटन बाय इंजीनियर उस्मान आस, या फिर क्या नाम है मेड बाय, जो भी लिखना है। लेकिन अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एडिट बाय लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है उस पर्सन के काम को इस तरह से कह लें कि एक राइट दे रहे हैं कि उसने ये काम किया, अब उसका सारा जो राइट है वो अपने ऊपर नहीं दे रहे। What is a preposition? A preposition is a word which shows the relationship between one thing and another. दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप शो करना है। मोबाइल मेरा जो है टेबल पे रखा है, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। मोबाइल एक अलग चीज़ है, टेबल एक अलग चीज़ है, लेकिन इन दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है, ऑन। ये बता रहा है प्रीपोजिशन के मोबाइल टेबल का आपस में क्या रिलेशन है। क्या मोबाइल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, या टेबल के ड्रॉल में रखा हुआ है, या टेबल के नीचे रखा हुआ है। तो ये लिंक कर रहा है दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को। इट लिंक्स nouns, pronouns, phrases to other words in the sentence. The word or phrase that the preposition introduces is called the object of the sentence. प्रीपोजिशन जो वर्ड या फ्रेज इंट्रोड्यूस करवा रही है, यानी इस या ऑन के बाद, इन के बाद, ऑन के बाद, अंडर के बाद जो भी सेंटेंस बाकी का आएगा वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। What can prepositions tell you? ये वही वाली बात बता दी कि वो बता देगा रिलेशन चीज़ों को। जैसे द जूस की रेड एप्पल वाज ऑन द बुक, रेड एप्पल बुक के ऊपर रखा हुआ है। इट मे टेल यू व्हेन समथिंग इज इन रिलेशन टू अनदर इवेंट। ये आपको ये भी बताएगी कि दूसरी समथिंग जो है वो रिलेशन में है अनदर इवेंट से, किस तरह और कब। जैसे कि शी रिफ्यूज टू लीव द हाउस अंटिल द पोस्टमैन हैड बीन। उसने जो है घर छोड़ने से इनकार कर दिया या घर से जाने से इनकार कर दिया जब तक पोस्टमैन नहीं आया। What else can prepositions tell you? A preposition may tell you the position of something in relation to something else. अच्छा, अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि यूज़ ऑफ prepositions बताइए, ये prepositions हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये बताइए। तो यहाँ पे देखें आप स्लाइड को अगर गौर से पढ़ते हुए आएँ तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि preposition को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हम रिलेशन बताने के लिए यूज़ करते हैं चीज़ों का। हम ये बताते हैं व्हेन समथिंग इज इन रिलेशन, व्हिच इज रिलेशन कब आएगी या अनदर इवेंट कब हैपन होगा। पोजीशन बताते हैं, जैसे कि ये है द ब्राउन डॉग स्लेप्ट बिसाइड द
फ्लफी वाइट रैबिट, ब्राउन डॉग जो है वो वाइट रैबिट के दरमियान पीछे बैठा हुआ है। अच्छा, एक और बात नोट करें, अगर मैं इस सेंटेंस को आर्टिकल से रिलेट करूँ, पीछे भी आपने आर्टिकल्स पढ़े ना, ए एंड द, डॉग भी एक जर्नल है, रैबिट भी एक जर्नल है, तो मैं रैबिट से पहले भी आ लगा सकती थी, डॉग से पहले भी आ लगा सकती थी। मैंने यहाँ दा क्यों लगाया? सोचे जरा इस बारे में, कि आपके माइंड में क्या आता है। दा इसलिए लगाया कि मैं उस स्पेसिफिक डॉग की बात कर रही हूँ जो रैबिट के बराबर में है। और रैबिट के साथ द क्यों लगाया? क्योंकि मैं उस स्पेसिफिक रैबिट की बात कर रही हूँ जिसको मुझे डॉग से रिलेट करवाना है। अगर मैं एक जनरल डॉग की बात कर रही थी तो वो डॉग तो कहीं भी हो सकता है, आप में से किसी की भी गली में हो सकता है, जैसे कि होता है रोजाना सबकी गलियों में, शहरी में। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है रैबिट के बराबर में, इसलिए यहाँ दा लगाया। तो एक और अंदर यूज बताया, ये आपको डायरेक्शन भी बताता है प्रीपोजिशन। आई एम राइडिंग या आई वॉज राइडिंग अलोंग द विंडी शोर लाइन, या कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, कि किस तरफ जा रहे हैं, उसे कहाँ जा रहे हैं। अगर डायरेक्शन दी हुई है कि वहाँ जा रहे हैं तो टू लगेगा। किसी चीज़ के साथ साथ चल रहे हैं, तो दरिया के किनारे किनारे चल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास अलोंग का वर्ड यूज होता है। ठीक है, मार्केट जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पता है, हमें जाना है, हम डेस्टिनेशन के साथ साथ में चले। अब दरिया के साथ चल रहे हैं या समुद्र के किनारे चल रहे हैं तो उसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो बहुत लंबे या वसी एरिया के ऊपर है, तो इसलिए हम बोलेंगे अलोंग विद द बीच या अलोंग द बीच। ये बहुत सारे हमारे पास क्या बता दिए गए हैं, प्रीपोजिशंस बता दिए गए हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। कहीं हमें बिहाइंड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि माई सिस्टर इज़ हाइडिंग बिहाइंड द डोर, मेरी बहन जो है डोर के पीछे छुपी हुई है। या कि बिफोर लगाने गई, आई केम हियर बिफोर यू कम हियर, मैं तुम्हारे आने से पहले यहाँ आ गया। या फैन इज़ नियर द टेबल, तो ये नियर यूज़ हो गया। आई एम गोइंग टू द मार्केट, डॉग इज सिटिंग ओवर द कार, डॉग जो है कार के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हम प्रीपोजिशंस कहते हैं और इनको यूज़ करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि प्रीपोजिशन जो है वो सेंटेंस के बीच में नहीं आ रही होती, मतलब नाउन और प्रोनाउन, नाउन और ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक नहीं कर रही होती, बल्कि सेंटेंस स्टार्ट ही प्रीपोजिशन से हो रहा होता है। जैसे कि विदाउट फेयर द ब्रेव चाइल्ड क्लाइंब द टॉल माउंटेन, बगैर डरे जो है ब्रेव चाइल्ड माउंटेन पे चढ़ गया। अंडर द फोर पोस्टर बेड द लेजी कैट वॉज हैविंग अ स्नूज, लेजी कैट जो है वहाँ पे ऊँग रही है फोर पोस्टर बेड पे बैठ कर। चूजिंग प्रीपोजिशंस, मेक श्योर यू चूज अ प्रीपोजिशन विच इज एप्रोप्रिएट। आपको ये चूज करना है कि आप जो प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढें और उसको लगा के देखें सेंटेंस यहाँ पे सही है या नहीं है। अब यहाँ पे सारे रूल्स बता दिए हैं, कहाँ टू लगाना है, कहाँ इन लगाना है, कहाँ ऑन लगाना है। आप इसको डिटेल में स्टडी कीजिएगा, मैं इसको गो थ्रू करते हुए जा रही हूँ। शी ड्रोव टू द स्टोर, डोंट रिंग द डोर बेल, कम राइट इन टू द हाउस, किसी चीज़ के अंदर दाखिल होना, बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना या क्लास के अंदर दाखिल होना, तो उसके लिए क्या लगा है, इन टू लगा। कहीं तक जाना उसके लिए टू लगेगा। ड्राइव ऑन टू द ग्रास एंड पार्क द कार हियर, ग्रास का कहीं जहाँ जहाज घास है वहाँ तक ड्राइव करते हुए तो ऑन टू लगाया। टाइम के लिए इन लगा सकते हैं, एट लगा सकते हैं, ऑन लगा सकते हैं, कहाँ कैसे यूज होगा वो सारी एग्जाम्पल्स देंगे। ही रीड्स इन द इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इसके साथ हम इन यूज करेंगे। ठीक है, या पार्टी इज डिसाइडेड इन द नाइट, या आई गो टू द स्कूल इन द मॉर्निंग, दो टाइम आ गए, एक टाइम आ गया, मॉर्निंग का टाइम मेंशन कर दिया, इन कर दिया। द वेदर इज कोल्ड इन दिसंबर, इस तरह से टाइम मेंशन हो, क्लॉक टाइम, तो ऐड करते हैं। ये क्लॉक टाइम नहीं था, ये सिर्फ सुबह और शाम वाला टाइम था, इसलिए यहाँ पे इन। दोपहर का टाइम है, ऐड लग गया। या नाइट बोलना है तो ऐड नाइट लग गया। अच्छा, अभी सिंस को भी प्रीपोजिशन में काउंट किया। अगर रेंज बतानी है ना, ये काम कब से चल रहा है, तो सेंस या फॉर लगेगा। लेकिन बताना है कि कब, सिर्फ एक टाइम बताना है कि कब ये काम हुआ था, यानी मैं कब वहाँ मूव करूँ, 2005 में मूव करूँ, तो इन लगा।
लेकिन मैं 2005 से वहाँ रह रहा हूँ, अगर ये बात बोलनी है तो सिंस 2005। मैं 3 हफ्ते से वहाँ रह रहा हूँ तो फॉर 3 वीक्स। सिंस और फॉर का यूज़ काफ़ी लोगों को पता होगा, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊँ। अब यहाँ लिखा है फॉर 3 वीक्स, ठीक है। ये सेंटेंस मैं आज पढ़ रही हूँ, आज क्या है 8 मई, तो इसका मतलब मैं इसको कह लूँगी अप्रैल का मिड का वीक के लिए, अप्रैल के मिड से वहाँ रह रहा है। लेकिन आप ये सेंटेंस अगर पढ़ते हैं जून में, तो आपके हिसाब से पिछले 3 वीक क्या होंगे, मई के 3 वीक होंगे। तो एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है, सिर्फ ड्यूरेशन मेंशन है, तो इसके साथ लगता है फॉर। लेकिन एग्जैक्ट टाइम मेंशन है, यानी कि ईयर मेंशन है या जो है डेट मेंशन है, तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। अब 2005, अब चाहे मैं ये सेंटेंस 2020 में पढ़ूँ, चाहे 2006 में पढ़ूँ या 2005 में पढ़ूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये सेंटेंस जो है मेंशन कर रहा है कि ये काम 2005 में हुआ, तो इसलिए सिंस लगेगा। प्लेसेस के साथ भी इन, एट, ऑन सब लग सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। इन द लंच रूम हम कमरे के अंदर हैं, एक कॉर्नर पे बैठे हुए, एट द कॉर्नर, बेड के ऊपर बैठे हुए, ऑन द बेड। कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है तो इसके लिए हम अबव का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ओवर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ के नीचे रखा हुआ है तो बिलो और बीनीथ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अपने बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं, जहाँ से मैं पढ़ रही थी वहाँ पे भी कोई बहुत सारी एग्जाम्पल दी। मैं सारी एग्जाम्पल दे दूँगी तो स्लाइड्स बहुत बड़ी हो जाएंगी और आप लोग को रीड करना या पढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए हर मैंने सेंटेंस की 3 या 4, आपको हर वर्ड की 3 या 4 ही एग्जाम्पल दी है। क्लोज टू अ पॉइंट, हम किसी चीज़ से करीब है तो उसे कैसे मेंशन करेंगे, वी आर नियर। जैसे आप पॉइंट में आपके घर से फ़ोन आता है तो आप कह सकते हैं भाई वी आर, या आई एम नियर द हाउस, मैं घर के करीब पहुँचने वाला हूँ। आई, द गैस स्टेशन इज़ बाय द ग्रोसरी स्टोर। गैस स्टेशन का है, गैस स्टेशन ग्रोसरी स्टोर के पास है। पार्क योर बाइक नेक्स्ट टू द गैरेज, अपनी जो बाइक है वो नेक्स्ट टू द गैरेज पार्क कर दो। किसी एरिया को मेंशन करना है, इन द कंट्री। किसी स्पेसिफिक पॉइंट को मेंशन करना है, वी आर एट द लाइब्रेरी। अच्छा जी, किसी सरफेस को मेंशन करना है, देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट ऑन द विंडो, देयर आर सम बर्ड्स ऑन द ट्री। तो ये है हमारे पास सारी स्पेसिफिकेशन, इसको अच्छी तरीके से समझें। इन सब की दो दो तीन तीन ऐसे अपनी प्रैक्टिस के लिए सबमिट नहीं होगी, ये खुद सोचें जैसे कि एन एरिया की हेडिंग है तो आप क्या करें, दे लिव इन द कंट्री, फिर एक दो एग्जाम्पल और सोचें जिसके साथ एरिया की ही बात हो लेकिन इन एरिया। फिर ऐसे पॉइंट्स सोचें जैसे कि वी आर एट द कैफेटेरिया, वी आर एट द लाइब्रेरी, वी आर एट द पॉइंट स्टैंड, वी आर एट द SRT। स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही तो एक पॉइंट के आप 3 4 जुमले बना सकते हैं, इसको अपनी कॉपी में बनानी चाहिए। ऑन की बात हो रही है, ऑन द ट्री, ऑन द चेयर, इस तरह के जो भी सेंटेंस बन सकते हैं वो बना लें। क्लोज टू अ पॉइंट की 3 4 एग्जाम्पल्स लिख लें। अबव के अलावा और क्या वर्ड यूज़ हो सकता है, बिलो के लिए या बीनीथ के लिए और क्या क्या यूज़ हो सकता है वो लिखें। और से ज़्यादा आसान प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हैं कि ये सारी अपनी पास स्लाइड खोल लें और सोचें कि कौन कौन से सेंटेंस बना सकता हूँ या बना सकती हूँ इन प्रीपोजिशंस को यूज़ करके। ठीक है, नहीं मिल रहे नेट पे थोड़ा सा सर्च कर लें, बीनीथ के एक दो जुमले मिल जाएंगे। जब आपके पास जुमले होंगे ना तो आपको समझ में आएगा उन सेंटेंसेस को देख के कि हाँ इन प्रीपोजिशन का क्या यूज़ है और ये किस तरह से नाउन को और इसको, ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक कर रहे हैं। इसकी मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बना दी हैं, ये आपने सॉल्व करनी है। आज है सैटरडे, लेक्चर अपलोड हो रहा है संडे तक या आज आप लोग देख ही लेंगे, तो ट्यूसडे तक आपको अपना ये काम करना ही कंप्लीट। ठीक है, अब चाहे आप कॉपी में करें चाहे आप जो है वर्ड पे करें, एज यू विश। Now I am sharing the question sheet. These are the articles exercise. Some sentences don't, अच्छा हाँ, इसके अंदर कुछ sentences ऐसे हैं जिसके अंदर आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लैंक डाल दिया। वो कोई भी सेंटेंस हो सकता है, मैं मुझे सर्च करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको लगे कि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो आप वहाँ सिंपली नो लिख सकते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट डैश एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट, एक एप्पल की बात हो रही है जो कि बास्केट से लिया गया है। अब आपकी मर्जी है, आप ए एन था क्या, आपको आपकी मर्जी नहीं है बल्कि आप
आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, आप पुट कर दीजिए। डैश क्रंच ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव, इसको बता दें। मिस लिन स्पीक्स डैश चाइनीज। ठीक है, लैंग्वेजेस के नाम से पहले भी क्या लगता है, अब आप ये सर्च करेगा, मैंने नहीं बताया शायद, तो फिर आप यहाँ पे पुट करिए। अम्ब्रेला, माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन। अच्छा, म्यूजिकल गिटार के जहाँ यूजेस लिखे हुए हैं वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप उसको बिल्कुल डिटेल में रीड करिएगा। और स्लाइड से पढ़ के फिर भी कुछ समझ में ना आए, वैसे तो आ ही जाएगा, आर्टिकल्स आप लोग बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये थी आपकी इसकी स्लाइड, सॉरी इसकी एक्सरसाइज आर्टिकल्स की। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास प्रीपोजिशंस की। Peter is playing tennis dash Sunday. इन संडे, ऑन संडे, एट संडे, क्या लगना चाहिए वो आप लगा देंगे यहाँ पे। माई फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग इन कैनेडा डैश 2 ईयर्स। अब देखिए 2 ईयर्स लिखा हुआ है लेकिन सन मेंशन नहीं है, तो आप सोचें यहाँ पे फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। आई विल हैव फिनिश दिस ऐसे डैश फ्राइडे। मैं ये ऐसे फ्राइडे तक ख़त्म कर लूँगी। अब इसके लिए क्या लगेगा, जब तक के लिए वैन लगेगा, टिल लगेगा, देन लगेगा, क्या लगेगा, ये आपने सोचना है। इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है ट्यूसडे तक। ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो हम ऐसा करते हैं, आपको मैं आपकी आउटलाइन दिखा देती हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक्स फॉलो करेंगे इंग्लिश के अंदर। दिस इज द आउटलाइन विच वी हैव टू फॉलो। थोड़ी सी चेंजिंग होंगी इसके अंदर शायद, बाकी तो हम इसी को फॉलो कर लेंगे। इंट्रोडक्शन कर लिया है हमने, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, वोकेबलरी बिल्डिंग, सेंटेंसेस, रन ऑन सेंटेंसेस, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, ये भी सब हो गए। अब हमारे पास क्या है, अच्छा वैसे तो हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं क्योंकि एक दो क्लासेस में आप लोग काफ़ी लेट पहुँचे, तो ये टॉपिक जिस तरह लिखे हुए हैं ना, हमें ऐसे ही कवर करवाने हैं। जैसे सेकंड लेक्चर है तो हमें ये 3 टॉपिक उसके अंदर कवर करवाने हैं, तो वो रह गए थे, तो इस वजह से आज हमें ये सब पढ़ना था, बट जो है हम ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये ग्रेटिंग एक्सप्रेशंस और एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ये भी निकालती हूँ और ये आपको हाथ के हाथ पढ़ा देती हूँ। इसका डॉक्यूमेंट मैं आपको बाद में दूँगी। ग्रेटिंग एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या होते हैं, आप इसको किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, ये चीज़ है। बाकी ये याद रखिए कि भाई जितना काम हो रहा है उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें आप लोग, ताकि एंड टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, मिड टर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी कुछ पता नहीं है कि मिड टर्म ऑनलाइन होते हैं या फिर जो है फिजिकल होते हैं, पर सबके लिए आपको तैयारी तो करनी है, तो इसलिए आपको असाइनमेंट और होमवर्क इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप उसको खुद सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो एक दूसरे से डिस्कस कर लें और जो है अपनी प्रॉब्लम्स को एग्जाम से पहले पहले सॉल्व कर लें। चलिए हम पढ़ लेते हैं इसके ग्रेटिंग्स का। हमारे पास क्या दी हेडिंग, ग्रेटिंग्स है। अब ग्रेटिंग्स में किसी को कोई भी विश करना या अच्छी बात करना, वो ग्रेटिंग्स के सेंस में आता है। ठीक है, अब आप किसी को हेलो बोल रहे हैं या हाय बोल रहे हैं, किस क्या आपका अंदाज क्या है उसको बोलने का,
वो कहलाता है आपके ग्रेटिंग्स। ये किसी के लिए अच्छी विशेस का इजहार कर रहे हैं, वो आपके पास ग्रेटिंग्स कहलाएंगे। जस्ट एज देयर आर डिफरेंट वेज टू से हेलो इन योर नेटिव लैंग्वेज। जैसे हेलो बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई सलाम बोलता है, कोई अस्सलाम वालेकुम बोलता है, कोई आदाब बोलता है। तो ये सब एक ग्रीटिंग्स कहलाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द कॉमन ग्रीटिंग्स एंड हाउ टू यूज देम प्रॉपरली एंड कॉन्फिडेंटली। आपको ज़रूरी पता होना चाहिए ग्रीटिंग्स के और कौन कौन से वर्ड्स हैं, कॉन्फिडेंटली किस तरीके से आप जो है किसी को मिल के बात कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और हमने सीखा था एक कोई वर्ड्स या फ्रेज इंट्रोडक्शन वाली इसके अंदर, क्लास के अंदर, हेलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू। तो ये सब जो है फर्स्ट इंप्रेशन में बोलने वाली चीज़ें हैं। प्रॉपर ग्रीटिंग्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? यू मे बी वंडरिंग वाई यू नीड टू लर्न अबाउट ग्रीटिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे इतनी नॉर्मल सी चीज़ हमें क्यों सिखाई जा रही है, हेलो या हाय या सलाम करना क्यों बताया जा रहा है? You may think everyone will know what you mean, and you may be right. In a world that is quickly becoming one gigantic global village, आप वर्ल्ड को क्या समझते हैं? वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज है, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं और घूम फिर के जो है दुनिया मतलब गोल है सुनते रहे, लेकिन अब वो क्या ग्लोबली कनेक्ट हो गई है इंटरनेट से। तो आप हर लैंग्वेज के लोगों से या हर जो है कंट्री के लोगों से मिल सकते हैं। ये आगे फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती हैं? हाउ डू यू डू। द फ्रेज फीचर्ड इन द हेडिंग अबव इज फॉर्मल, a bit outdated, थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, एंड नॉट ऑफन यूज टुडे, आजकल थोड़ा कम यूज किया जा रहा है इसको। अच्छा जी, दीज इंस्टेंसेस इंक्लूड बिजनेस मीटिंग, फॉर्मल क्लासरूम, वर्क प्लेस प्रेजेंटेशन और मीटिंग इन अ फ्रेंड्स टर्मिनेट। कोई भी इन्होंने सारी जर्नल एग्जाम्पल दी, इन सारी चीज़ों के अंदर ये जो आपको नीचे दिए जा रही हैं ग्रेटिंग्स के वर्ड्स, वो सब यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्मल वेज में हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। ये सारे वर्ड्स ऐसे जब आप किसी से बात करते हैं तो आप पे अच्छा, उनके ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा रह जाता है कि उस बंदे ने हमसे अच्छी तरीके से बात की। कभी ऐसा तो कोई टीचर आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर ले, आपका हाल अहवाल पूछ ले, तो आप खुश हो जाते हैं कि भाई मिस ने जो है ना मुझसे या सर ने जो है ना मुझसे पूछा था कि भाई सही हो, तबीयत सही है या क्या नाम है, काम सही कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए होती है, या तो समझ लो बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, या टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बनाने के लिए। और ये एग्जाम्पल आप ऑफिस में भी ले सकते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। अगर जो है ज़रूरी नहीं है कि जब बॉस आए ऑफिस में तो सारे जो है स्टाफ भी उसको सलाम करे, गुड मॉर्निंग बोले। ये भी हो सकता है जब बॉस इंटर हो तो वो भी सलाम कर ले, या वो सबको गुड मॉर्निंग कह दे, वो सबका हाल अहवाल पूछ ले। अब ये बात आपको क्यों बताई जा रही है? आप लोग स्टूडेंट हैं तो हमेशा तो स्टूडेंट नहीं रहेंगे, हो सकता है आप में से कोई जो है किसी सॉफ्टवेयर हाउस का ओनर बन जाए, कोई किसी का मैनेजर बन जाए, अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे ना, तो हो सकता है आप भी बॉस वाली पोजीशन पे आ जाएं किसी ऐसे वक्त। तो तब आपने ये सोचना है कि मुझे बाकी लोगों को अपने से छोटा फील नहीं करना, बल्कि मुझे सबके साथ ऐसे रहना है कि कोई अपने आप को छोटा फील नहीं करे। तो अगर आप किसी को खुद से सलाम कर लेंगे, किसी को गुड मॉर्निंग बोल देंगे, किसी का हाल पूछ लेंगे, उसकी फैमिली वालों का हाल पूछ लेंगे, तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि उसके दिल के ऊपर जो ना आपका इम्प्रेशन अच्छा है। Let's take a look at how these phrases might be used. मिस्टर पेपर अराइविंग एट हिज क्लाइंट्स ऑफिस, तो बता रहे हैं कि मिस्टर पेपर है वो अपने क्लाइंट के ऑफिस में आए, तो उन्होंने आते ही क्या बोला, गुड मॉर्निंग बोला और हाउ आर यू टुडे, और उनकी तबीयत पूछी। ठीक है, उन्होंने रिप्लाई में क्या बोला, आई एम वेरी वेल थैंक यू, प्लीज़ कम इन एंड वी कैन रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज़ आइए बैठे हैं, थैंक यू, चलें अब हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी बातें कि डायरेक्ट ये नहीं मिले और काम की बात शुरू कर दी, जैसे कि मिस आपने वो असाइनमेंट दिया था वो हमने कंप्लीट नहीं किया। पहले क्या तरीका होता है बात करने का, सलाम कर लें, हाल अहवाल पूछ लें, फिर आगे बात कर लें। तो ये तरीके हैं बात करने के, जो कि टीचर या स्टूडेंट या कोई भी हो उसके जो है इंप्रेशन अच्छे रहते हैं। अभी बताएं इनफॉर्मल जनरल सेटिंग, हर वक्त तो हम फॉर्मल नहीं रह सकते ना, हम जो है बिल्कुल ही कहना में तंग आ जाएंगे, कितनी फॉर्मली बात करनी पड़ जाती है और इन्जॉय नहीं कर सकेंगे अपनी लाइफ को। तो हम अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से तो इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इनफॉर्मली वर्ड बता दिए। हाउ आर थिंग्स, अक्सर बोलते हैं ना, हाँ भाई कैसा चल रहा है सब, तो ये हाउ आर थिंग्स विद यू, व्हाट्स न्यू, और सुनाओ कोई नया नई बात। तो ये सारी इनफॉर्मल वे में बात है। इट्स गुड टू सी यू, मुझे अच्छा लगा तुम्हें देख के इतने दिनों बाद। गुड डे, हाउ डे, ये साउदर्न रीजन्स में ये वर्ड यूज होते हैं। तो ये आप लोग अपने फ्रेंड से इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। तो
व्हाट्स न्यू, व्हाट्सएप, इस तरह की बातें पूछने में क्या चल रहा है और सुनाओ। तो ये सारी बातें जो है ग्रीटिंग्स में आती हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव। तो ये टॉपिक बस इतना यहाँ तक रखते हैं। एक और चीज़ हमें उसमें कवर करनी थी, क्रिएटिव वे टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। आप क्रिएटिवली किस तरीके से जो है ग्रेटिट्यूड को अपने शो कर सकते हैं। चलिए मैं इसकी स्लाइड शेयर करती हूँ। Now here are some creative ways to express the gratitude. Expressing gratitude helps people feel more positive emotions. आपके अगर आप जितने भी अच्छे तरीके से लोगों से पेश आएंगे उतना ही पॉजिटिव इमोशन उनके दिल में आएंगे आपके लिए। If the person has improved your life in a powerful way, it's important to find an approach to gratitude that communicates your utmost appreciation with sincerity. अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में एक अच्छा काम करता है तो क्या है, आपको अपने एक्सप्रेशन से, अपनी ग्रेटिट्यूड से उसकी सिंसियरिटी को मानना है और उसको इस बात के लिए अप्रिशिएट करना है। शो अ लिटिल enthusiasm if you want to communicate how much your friend or relative made an impact. Expressing gratitude with extra enthusiasm can emphasize the extent of your thanks. आप जो है अच्छे तरीके से उससे बात करें और अच्छा एटीट्यूड रखेंगे तो यू मेड माई डे, तुमने मेरा दिन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे दे या आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ जाए, तो सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप अपने एक्सप्रेशन थोड़े ज़्यादा उसके ऊपर शो करें। यू मेड माई डे, कि तुमने मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बना दिया। यू सेव माई लाइफ, किसी ने आपकी जान बचा ली, आपका एक्सीडेंट होने वाला था या एक्सीडेंट नहीं, ऐसे कोई ब्लंडर करने वाले थे आप कंपनी में, इससे जो है लाखों का नुकसान हो जाता या आपकी जॉब चली जाती है और किसी ने आपको बचा लिया ये सब करने से, तो यू सेव माई लाइफ, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। ये वाले वर्ड्स बोलने हैं, इनके आपने रिटन एंथुसियाज्म से काम लेना है, तो ये सारे वर्ड्स ज़रूर हैं। वेरी और वोकेबलरी, अपनी वोकेबलरी चेंज करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ मिलियन, और अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो कभी वेलकम बोल दिया, कभी माई प्लेजर कह दिया, कभी नो प्रॉब्लम कह दिया, तो वोकेबलरी से वेरी करते रहें। गेट स्पेसिफिक, what makes you particularly thankful for your sister or for your or your professor, your best friend? It's really easy to get specific when you are expressing gratitude. All you have to do is add for to the end of your initial phrase. आपने क्या करना है, किसी को स्पेसिफिकली थैंक यू कह रहे हैं तो थैंक यू कहने के बाद ये भी मेंशन कर दें किस बात के लिए कह रहे हैं। तो थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, उसके बाद फॉर लगा के वो सेंटेंस कंप्लीट कर दें। जैसे कि अपनी सिस्टर से कह रहे हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ गिफ्ट, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ पार्टी, थैंक यू। अम्मी को बोल रहे हैं थैंक यू फॉर कुकिंग बिरयानी फॉर मी, सबको बिरयानी पसंद होती है। तो यहाँ पे आप इस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि अम्मी बस आपको पका पका के खिलाती रहें, कभी आप अपनी अम्मी का शुक्रिया भी अदा कर सकते हैं। अगर आपको भी थोड़ा बहुत काम करना आता है तो आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई अप्रिशिएट यू फॉर, किस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना है, आई अप्रिशिएट यू फॉर मेकिंग द प्रोजेक्ट, फॉर सबमिटिंग योर क्विज एंड गिविंग 10 out of 10। तो इस चीज़ के लिए है, तो बहुत सारी पावरफुल वेज है। Make it public. If you usually express gratitude by texting or calling, why not change up your usual format and take the message public? आप हमेशा किसी को जो है ना इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं कि सिर्फ उसी को पता होता है कि आपने इसको अप्रिशिएट किया है, कि कभी उसको मैसेज पे थैंक यू बोल दिया, कभी जो है, लेकिन ऐसे भी तो सकता है कि आप महफिल में और सबके सामने जिक्र करते हो भाई मेरा ये दोस्त बहुत अच्छा है, ये जो है ना मुझे मेरी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मुझे मेरे क्वेश्चन आंसर समझा देता है, या कोई शॉपिंग पे ऐसे कोई और फैमिली का है, जैसे मुझे शॉपिंग पे जाने में अकेले मसला होता है तो मैं इनको साथ ले जाती हूँ, तो इनके साथ मेरी शॉपिंग अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से आप किसी को जो है ना अप्रिशिएट करना, तो सिर्फ अकेले में हमेशा अप्रिशिएट नहीं करते, कभी बंदे का दिल चाहता है कि आप उसको लोगों के सामने अप्रिशिएट करें, तो आप अपनी अप्रोच को चेंज करते रहें, कभी पब्लिकली भी उसको थैंक्स कह दें या अप्रिशिएट कर दें। शेयर अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट थिंग्स अबाउट दैम, अपनी फेवरेट चीज़ों की जो है लिस्ट शेयर कर दें, ईमेल और शेयरिंग के थ्रू उसको एडमायर कर लें। हैंड रिटन लेटर के थ्रू भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, कोई दूर है, या ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं।
और उससे क्या होगा कि वो हमेशा आपके पास स्टोर रहेगी। आपने ज़बानी तो जो भी बातें करी, तो वो तो आपके पास मतलब बात खत्म हो गई, इसको उस बंदे को याद रहेगी और एक वक्त के साथ साथ हो सकता है वो भूल भी जाए। लेकिन कभी ऐसा होता है हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं अपने किसी दोस्त की तारीफ में कोई मैसेज, कोई पोस्ट करते हैं, ठीक है। अब फेसबुक क्या करेगी, 2 साल बाद 3 साल बाद वो उसको रिपीट करके देगी, फिर आपको याद आएगा हाँ हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और मेरा ये दोस्त मेरे साथ बहुत अच्छा था, हमने इस तरह से अप्रिशिएट किया था या इस तरह से इंजॉय किया था। तो ये जो है मेमोरीज रिकॉल हो जाएगी और आपको वो पर्सन दोबारा से याद आ जाए। नोट ऑफ थिंग्स, अगर कोई टीचर है मतलब प्रोफेशनली है, जैसे कि कोई एचओडी है किसी टीचर का अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, उन्होंने ऐसे अप्रिशिएट कर दिया, लेकिन वो वोट ऑफ थिंग्स की ईमेल कर दें और उसके अंदर सीसी में और लोगों को भी ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा उन टीचर का हौसला बढ़ेगा कि उनकी अप्रिसिएशन बाकी स्टाफ के सामने भी हो गई और कभी वो दोबारा अपनी ईमेल सर्च करते हुए आ रहे होंगे तो जो है उनको वहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स की ईमेल मिल जाएगी, उनको याद आ जाएगा, चाहे वो दोबारा उस यूनिवर्सिटी में हो या ना हो उस वक्त, लेकिन उनकी मेमोरीज रिकॉर्ड हो जाएगी। गिव देम एक्स्ट्रा इंकरेजमेंट, एक्स्ट्रा इंकरेजमेंट कैसे दे सकते हैं, किसी कॉन्फिडेंस में इंक्रीज करना, उस पर बिलीव करना कि तुम ये काम कर सकते हो और कर लो, इस तरह से इसको एक्स्ट्रा इंकरेजमेंट देने पर वो बंदा आपको अच्छा काम करके दिखाएगा। और उसके लिए क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं जिसको इंकरेज करना है, वे टू गो, यानी तुम सोच रहे हो कर डालो, एवरी सम वर्ड, इनको बहुत अच्छा वर्क किया है। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं ना इनको सिर्फ ऐसे नहीं बोलना, इनको एक्सप्रेशंस के साथ आप बोलना सीखो, इनकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने आपको पहली ही क्लास में बोला था कोई भी लैंग्वेज अगर सीखते हैं तो उसके लिए अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करें और अपने वर्ड्स को उसके एक्सप्रेशंस के साथ बोलें। अरबी जिस तरह बोली जाती है, हम कुरान पाक सीखते हैं तो इसको तजवीज़ के साथ सीख रहे होते हैं, करत करना सीखते हैं किस तरह से करनी है। इस तरह इंग्लिश के जो एक्सप्रेशन है, हैविंग सम वर्ड, वे टू गो, इस तरह से बोले, इसको उर्दू की तरह नहीं बोले वे टू गो हैविंग सम वर्ड, ऐसे नहीं बोले, एक्सप्रेशंस के साथ बोले तो आपका इम्पैक्ट अच्छा होगा। और आज से आपने एक काम करना है, जो इंग्लिश आप सीख रहे हैं, आप कोर्स के पैसे दे रहे हैं ना, 10,000 या 12,000 रुपये कुछ फीस होगी, तो उस फीस को वसूल करें, आप अपने घर में इम्प्लीमेंट करें और छोटे बहन भाई पे इम्प्लीमेंट करें तो और आसानी हो, आपसे इंप्रेस भी हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, समझे हाँ भाई हमारे बहन भाई को तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, वो तो यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना इंप्रेशन इम्प्रूव कर देंगे उनके ऊपर। लेकिन आता आपको अभी कुछ नहीं होगा या बहुत कम आता होगा, बट इट इज़ अ वे टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश इन्हेंस कर सकते हैं। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आप पहले वीक या दूसरे वीक की बात करें, सब बिल्कुल नहीं होते हैं, किसी को कुछ नहीं आया होता, लेकिन वहाँ पे जो है ना एक रूल होता है कि जब सब चैटिंग करने बैठेंगे या सब बात करने डिस्कशन करने बैठेंगे, सबको इंग्लिश बोलना है। सब इतनी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे होते हैं लेकिन हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा होता है। अब क्या होता है, जब पहली जो नया स्टूडेंट आया होता है ना, वो देख रहा होता है आसपास के ग्रुप में सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसमें क्या इंप्रेशन पड़ता है, वाह भाई यहाँ पे तो सबको इंग्लिश आती है और जो है यहाँ के स्टूडेंट्स भी बड़े अच्छे हैं, मैं सितारा बनाऊंगा तो मुझे भी इंग्लिश आएगी। जबकि होता क्या है, हम प्रैक्टिस करते हैं तो अगर वो स्टूडेंट आके तो बस बैठ के सिर्फ टीचर बोल के तो नहीं बुलाएगा, प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखने के लिए भी ये सब नहीं सिखा रही कि आप पेपर के लिए कर रहे हैं, आप अपने आप को मोटिवेट करें, आपको ये लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव करनी है, आपके कहाँ कहाँ काम आएगी। हो सकता है आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े, इंग्लिश इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, आपको इसकी की जरूरत पड़ेगी। कहीं जॉब पे जाएंगे, मीटिंग्स होंगी दूसरी कंपनीज के साथ, इंग्लिश में मीटिंग होगी, बॉस के साथ मीटिंग होगी, इंग्लिश में मीटिंग होगी। या अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर ही रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन देनी होंगी, इंग्लिश में देनी होंगी, लेक्चर्स आपको जो इन रिटर्न मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, मोस्टली इंग्लिश में मिल रहे होंगे, तो उनको समझने में आसानी रहेगी। कुछ लिखना है या पेपर करना है, इंग्लिश का ही पेपर करना है, एग्जाम्पल ये ले लें, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो पेपर में तो आपको पूरे नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें ऐसी हैं मोटिवेशन के लिए, आप इसको अच्छा बनाएं। अच्छा, कभी कोई आपके लिए इतना बड़ा काम कर देता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो जाएंगे उसके दैट डीड, तो आपके ये सारे वर्ड्स या सेंटेंसेस हैं जिससे आप जो है उनको जो है सपोर्ट, काइंडनेस, थैंक यू इनफ, इससे आप उनकी जो है हौसला अफजाई यही कहना उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऐसे ले लें, अक्सर रमज़ान ट्रांसमिशन में आ रहा होता है कि वो किसी फैमिली को बुलाते हैं कि इमदाद कर देते हैं, पैसे दे दिए, राशन का इंतजाम कर दिया, पढ़ाई का बंदोबस्त कर दिया, तो आप देखते हैं कि वो उन लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग कितना ज़्यादा जो है ना उनको दुआएं दे रहे होते हैं, उनको बोल रहे होते हैं आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी या आपने जो काम किया है हम इसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ शुक्रिया बोला और बस चले गए, अपने एक्सप्रेशंस डीप में जाके जो है ना उसको बयान कर रहे थे, इससे करने वाले का हौसला बढ़ता है और जब मदद नहीं कर रहे तो उनका भी हौसला बढ़ता है कि हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी दुआएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने पढ़े, 8 पॉइंट्स पढ़े हैं हमने, किसके,
क्रिएटिव वेज टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। एक था ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स हेलो हाय थैंक यू और क्या नाम है गुड मॉर्निंग, ये सब होता है। और क्रिएटिव वेज टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड ये सब जिसके अंदर आप इमोशंस के साथ कुछ कनेक्ट हो। आई होप कि आप सब लोग को आज का जो है लेक्चर समझ में आया होगा। और लेक्चर सिर्फ ये वाला लेक्चर नहीं, जो मैंने आपको और दूसरी बातें बताई हैं उस पर आप अमल करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश की। उसके अलावा जो है लोगों से किस तरह से पेश आ रहे हैं, अपने एटीट्यूड का आपने बहुत अच्छा रखना है। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जो है ना पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम सिर्फ तालीम देना नहीं है, साथ में तरबियत करना भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को अभी से गाइड करूँ। अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आके क्या सोचते हैं कि भाई हम तो है ना बस यूनिवर्सिटी में आ गए, अब जो है सब हमारे हाथ में, हम पावरफुल बन गए, हम कुछ भी करें तो वो गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग जो है अपने एटीट्यूड को बहुत अच्छा बनाएं, पॉजिटिव रखें और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बन के दिखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप इन सब की प्रैक्टिस करिएगा। जो असाइनमेंट्स आपसे शेयर किए जा रहे हैं क्लास नोट का लिंक दे दूँगी, उसको सारे लेक्चर और ये सब अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप जहाँ देखना चाहें देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। ईद के बाद आप लोग का एक ग्रैंड क्विज़ लिया जाएगा। उस क्विज़ के अंदर जितने भी टॉपिक्स हमने आज तक कवर करना चाहे, आपने उसके असाइनमेंट किए हुए हैं, 2 असाइनमेंट सबमिट करवाए ना, उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे और जो हम आगे पढ़ते जा रहे हैं ईद तक, उसमें भी क्वेश्चन आएंगे और ईद के बाद